आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट कनिष्क का जो राज्यकाल है उस राज्यकाल को समझने का इस समय प्रयास कर रहे हैं। और हमने पिछली कड़ी में आपको बताया कि कैसे काश्यप मातंग कनिष्क काल में बुद्ध मूर्ति लेकर चीन पहुँचे और वहाँ भी बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार हुआ। और ये जो स्थिति है, हमने कनिष्क के काल में ये ज़रूर देखा कि चाहे मातृचेट हो, चाहे अश्वघोष हो, चाहे नागार्जुन हो, ये सब कुमारलब्ध हो, ये सारे के सारे बौद्ध आचार्य ये उसी काल में आए हैं। और बौद्ध साहित्य और संस्कृति को एक खास सुरक्षा भी इस वक्त सम्राट कनिष्क के काल में मिली। सम्राट कनिष्क का जो पूरा साम्राज्य है वो, यानी कि जिसे कुषाण साम्राज्य कहा जाता है, ये लगभग 300 साल तक चलता रहा। उनके बाद उनके उत्तराधिकारियों ने शासन किया। लेकिन इस पूरे इसमें एक बात हम लोग देखते हैं कि वासुदेव प्रथम जो है ये कुषाण बौद्ध साम्राज्य का इन्हीं के काल में अंत हुआ। ये अंतिम शासक रहे कुषाण साम्राज्य के। सम्राट कनिष्क के विषय में अगर कहा जाए तो उन्होंने लगभग आधी शताब्दी राज्य किया, यानी कि 50 साल राज्य किया। और उनके मृत्यु के संबंध में ये कहा जाता है कि उनके हत्या ये उन्हीं के अमात्यों ने की या फिर करवाई गई और उन्होंने ही कनिष्क को मरवाया, ये कहा जाता है। अब इतिहास में इस पर अलग अलग मत है, लेकिन सामान्य रूप से इस बात को स्वीकारा जाता है। ऐतिहासिक संशोधन भी होते रहेंगे, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मत मिलेंगे। लेकिन कनिष्क के इस मृत्यु के पीछे जो कारण बताए जाते हैं उनमें 2 कारण आते हैं। एक कारण तो ये बताया जाता है कि राज्य विस्तार के लिए हमेशा कनिष्क युद्ध किया करते थे और वे हमेशा युद्ध में रहा करते थे, तो इसके कारण भी उनके मंत्रियों को इससे तकलीफ होती होगी कि पूरे समय 12 मास सिर्फ युद्ध युद्ध और युद्ध, तो ये उन्हें ठीक नहीं लगा होगा। ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, इतिहास में इन दोनों कारणों को लिखा गया है, तो दूसरा कारण मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कुषाण सम्राट कनिष्क ये बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार में बड़ी रुचि लेते थे और इसके कारण भी किसी को ये बात खलती रही होगी, और जिसके कारण यह अधिक संभव हो सकता है कि ये जो कुछ लोगों के लिए वे सिरदर्द बन गए होंगे, इसलिए उन्होंने अपना ये सिरदर्द ठीक करवा लिया होगा, तो ये भी हो सकता है। अब ये इतिहास की बात है, लेकिन कनिष्क का पूरा परिचय अगर हम देखें तो बौद्ध साहित्य और बौद्ध संस्कृति और बौद्ध कला की दृष्टि से उनका जो राज्यकाल है वो बड़ा ही समृद्ध रहा और बड़ा ही अच्छा रहा। परंपरा एवं इतिहास का निरीक्षण करने से अंतिम मत का ही अधिक समर्थन लोग करते हैं कि बौद्ध धर्म के हित में उनका जो कार्य है वो कुछ लोगों के लिए सिरदर्द रहा होगा, इसलिए शायद उन्हें मरवा दिया गया होगा। कनिष्क रुग्णावस्था में शैया पर पड़े थे। इसी स्थिति में मौका पाकर षड्यंत्री मंत्रियों ने उन्हें एक भारी गद्दे से ढांक दिया, जिससे उनकी सांस रुक गई और दम घुट जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु का ये कारण उनका इतिहास में दर्ज है, इस पर किसी का 2 मत नहीं। सम्राट कनिष्क के देहांत के बाद उनका पुत्र हुविष्क गद्दी पर बैठा। ये 162 से 182 तक ईस्वी सन इन्होंने राज्य किया। जिन दार्शनिक विचारों और प्रवृत्ति का उनके पिता के सिक्कों पर प्रभाव पड़ा, उसी विचारधारा का प्रभाव हुविष्क के सिक्कों पर भी पड़ा है। उत्खनन में जो कनिष्क काल के मतलब कुषाण काल के जो सिक्के मिले हैं उसमें हुविष्क और कनिष्क दोनों के ये मुद्राएं मिलती हैं, और इससे ये पता चलता है कि उनके पिता का एक अच्छा प्रभाव उन पर रहा है। पिता की तरह हुविष्क भी बुद्ध धम्म का अनुयायी और संरक्षक रहा है। उसने कश्मीर के एक नगर में स्वयं अपने नाम पर एक भव्य संघाराम बनवाया था। जैसे कनिष्क ने बनवाया था, वैसे ही हुविष्क ने भी
एक बड़ा संघाराम बनवाया था। भारतीय संस्कृति के इतिहास में कनिष्क युग विशिष्ट महत्व रखता है और इसी युग में भारतीय संस्कृति बौद्ध संस्कृति के रूप में मध्य एशिया के व्यापार महामार्ग से उत्तर और पश्चिम के देशों में फैली। ये वही काल था, मतलब सम्राट कनिष्क का काल, कि जिससे मध्य एशिया के व्यापार मार्ग से जो महामार्ग था, पुराना महामार्ग जो है व्यापारी महामार्ग, तो इस महामार्ग से उत्तर और पश्चिम के देशों में भी ये फैली। और यही काल परिच्छेद था जब बौद्ध धर्म ने विश्व धर्म का रूप धारण किया। इसी समय बौद्ध धर्म ये विश्व धर्म के रूप में स्थापित हुआ। मूर्तिकला और साहित्य के उद्गम का ये युग था। एक नूतन साहित्य ने इस समय जन्म लिया, वो समृद्ध हुआ और नाटक और महाकाव्य ये कनिष्क युग का एक ऐसा आविष्कार थे कि जिसके कारण उस प्रेरणा के साथ आज भी नाटक रचे जा रहे हैं और आज भी महाकाव्य रचे जा रहे हैं। ये कनिष्क की देन है, कनिष्क काल की देन है कि जिस काल में इतने बेहतर आचार्य जिन्हें हम प्रथम नाटककार कहते हैं, अश्वघोष, ये इसी वक्त से आए हैं और इनकी रचना सौंदर्यनंद ये आज भी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। इस तरह अन्य मूर्तियां भी निर्माण की गई। भगवान बुद्ध की पहली प्रतिमा ये कनिष्क काल में आई, तो ये भी एक बड़ी देन है उस काल की, कनिष्क के काल की। इसी समय जो अन्य मूर्तियां भी बनाई गई, तो जिससे इस समय हम लोग अलग अलग तरह की मूर्तियां देखते हैं, तो ये रूप भी मूर्तियों के फिर लोगों के सामने आए। और भारतीय शिल्प कला की जो आधारशिला है वो कनिष्क काल में ही रखी गई, ऐसा माना जाना चाहिए। 2 सहस्त्र वर्ष बाद भी महान कुषाण सम्राट कनिष्क को सारा बौद्ध संसार उनके अद्भुत कार्यों के लिए सदा याद करता है। और उनका जो बुद्ध धम्म, कला, संस्कृति, साहित्य और भारत की प्राचीन विरासत को गढ़ने में उनका जो एक विशिष्ट योगदान है, इस विशिष्ट योगदान के लिए भी बौद्ध सम्राट कनिष्क को हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो यहाँ रुकते हैं। सम्राट कनिष्क की जो बात है उसके साथ अगली बार मिलेंगे एक नए परिचय के साथ, जहाँ किसी नए बौद्ध सम्राट को आपके समक्ष ले आएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।